आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 7 वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत आज हम लोग हिस्ट्री का ये दूसरा अभ्यास, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक इतिहास की भिन्न भिन्न धाराएं। तो इस पाठ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार होगा आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसे कि वह आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो हो, चाहे आपके एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पेपर हो। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुछ ये प्रश्न उत्तर है, जो कि एक एक नंबर का होगा। कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर आपको खाली स्थानों को भरना है। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि बंग भाषा का जो पहले उल्लेख डैश में मिलता है, यानी ये जो बंग शब्द का पहला उल्लेख कहाँ पर देखने को मिला, तो तैत्तरीय आरण्यक में। दूसरा है नदी को लेकर प्राचीन बंगाल की सीमा डैश निर्मित हुई थी। तो कौन कौन सी नदी को लेकर, तो भागीरथी, पद्मा और मेघना को लेकर ही ये प्राचीन बंगाल की सीमा निर्धारित हुई थी। तीसरा पहले डैश है सकलोतर पथनाथ उपाधि मिला, तो किसको, हर्षवर्धन जी को। अगला है केवट विद्रोह के नेता थे, तो भीम। अगला क्वेश्चन सेन राजा डैश के शासन काल में तुर्की आक्रमण हुआ, तो कौन से सेन राजा, तो लक्ष्मण सेन के शासन काल में तुर्कियों ने आक्रमण कर दिया था। चोल राज्य की राजधानी क्या है, तो तंजौर। चोल राज्य की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय। 8 नंबर लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, तो विक्रमपुर। सुबह का अर्थ है, तो सुबह का अर्थ होता है आपका प्रदेश। रघुवंशम काव्य के रचयिता डैश हैं, कौन, तो कालिदास। शशांक की राजधानी थी, तो कर्ण सुवर्ण। शशांक गुप्त सम्राट के थे क्या, तो महासामंत थे। पाल वंश के प्रतिष्ठापक थे, तो गोपाल, यानी पाल वंश के जो संस्थापक थे या प्रतिष्ठापक थे उनका नाम था गोपाल। रामचरित काव्य के रचयिता कौन है, तो संध्याकर नंदी। बंगाल में सेन वंश का शासन आरंभ हुआ तो 1100 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। 18 नंबर डैश बांग्लादेश का नामकरण हुआ, तो 1971 में, यानी 1971 में पाकिस्तान से विभाजित होकर एक तरह से कहा जाए तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साधारणतः किसी क्षेत्र के नाम के अनुसार उसका नाम होता है, यानी नागरिकों का नाम होता है। जैसे आप भारत के हैं तो आपका नाम मतलब आपको भारतीय बोला जाएगा। ठीक, बंग, गौड़ और पुंड का नाम है, तो ये जन समूह का नाम है। प्राचीन बंगाल के क्षेत्रों में सबसे बृहत्तम नाम था, यानी जितने भी प्राचीन बंगाल के जितने भी क्षेत्र थे उनमें सबसे बृहत्तम क्षेत्र कौन था, तो था पुंडवर्धन। भागीरथी तथा कारतोया नदी के मध्य का जो क्षेत्र था उसको बरेंद्र के नाम से जाना जाता था। पद्मा, अगला क्वेश्चन है, पद्मा भागीरथी नदी के मध्य भाग को क्या कहा जाता था, तो बंग, यानी बंगाल। आगे देखिएगा, मेघना नदी का पूर्वी क्षेत्र डैश कहलाता है, तो समतट कहलाता है। शशांक के शासन काल में गौड़ में डैश व्यवस्था लागू हुई थी, तो गौड़तंत्र। और पाल शासकों का जो जन्म स्थल था वो था बरेंद्र था। आइए क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलान देखा जाए।
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ब्रज भूमि से मैच कौन कर रहा है, उत्तरार्ध। फिर उसके बाद 2 नंबर से मैच कौन कर रहा है, लोटो मोह चीन से, तो इसका हो जाएगा आपका बौद्ध विहार। गंगाई कोट से, तो गंगाई कोट से आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। गौर वह से, तो गौर वह से हो जाएगा आपका वाकपति राज। और हरिकेल, तो हरिकेल का हो जाएगा आपका आधुनिक चट्टगांव। उसी तरह से यहाँ 2 नंबर क स्तंभ से ख स्तंभ को मिलान करना है। कौटिल्य, कौटिल्य किस लिए फेमस है, तो अर्थशास्त्र के लिए। कालिदास, रामचरित कालिदास का हो जाएगा आपका रघुवंश के लिए। और अबू फजल, आईने अकबरी। वाकपति राज, गौड़बहु। और संध्या का नंदी, ये रामचरित। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर एक और मैचिंग है 3 नंबर, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब यहाँ पर हो गया अराजकता। गोपाल, गोपाल आपके हो जाएंगे पाल वंश के संस्थापक। केवट विद्रोह, तो केवट विद्रोह का एक तरह से कहा जाए तो दिवेक, रुदोक और भीम ये नेता लोग थे। और वहीं पर सेन राजवंश में चले आइए, तो सेन राजवंश का आप हो जाएगा बल्लभ सेन, लक्ष्मण सेन। देखिए सेन से सेन मैच कर रहा है। लोटोमोह चीन, तो लोटोमोह चीन का हो जाएगा आपका बौद्ध विहार। फिर इसी तरह 4 नंबर में आइए, ये राज प्रथम, तो राज प्रथम में हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। निपुण नौवाहिनी, इसका हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। और तंजौर का हो जाएगा जी आपका चोल। और बल्लाभ सेन का लक्ष्मण सेन। पाल शासक, तो पाल शासक का हो जाएगा आपका बंगाल बिहार। आइए संक्षिप्त में उत्तर लिखें 50 शब्दों में। यह 3-3 नंबर का आता है। आदि मध्य युग के बंगाल में कौन कौन सी नदियां देखने को मिलती? तो आदि मध्य युग के बंगाल में मुख्य रूप से 3 नदी आपको देखने को मिलेगा, जिनका नाम है भागीरथी, मेघना और पद्मा। शशांक के शासन काल में बंगाल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो शशांक के शासन काल में बंगाल की जो आर्थिक व्यवस्था मंदी में दिखाई पड़ा था, और व्यवसाय और वाणिज्य का महत्व बहुत कम था। अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, यानी शशांक के शासनकाल का बात हो रही है। यानी उस समय जो अर्थव्यवस्था था पूरी मंदी दिखाई दे रही थी, महंग। और उस समय का जो व्यवसाय वाणिज्य बहुत कम था, और जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो निर्भर था वो कृषि पर, यानी लोगों का मुख्य पेशा उस समय वही कृषि। ये मत्स्य न्याय से आप क्या समझते हैं, यह क्या तात्पर्य है? तो मत्स्य न्याय का अर्थ देश की अराजकता या अस्थाई राजा के अभाव से है। जब देश में, यानी मत्स्य न्याय का अर्थ बता रहे देश में अराजकता फैल जाए, ठीक, या अस्थाई राजा का अभाव, राजा का कोई फिक्स ना हो, ऐसे समय को मतलब मत्स्य न्याय के नाम से जाना जा रहा है। जैसे तालाब की जब बड़ी मछली जिस तरह छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी तरह अराजकता के समय क्या होता है, जब देश में अस्थाई सरकार नहीं होती है, फिक्स कोई सरकार नहीं होती है, तो उस समय बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो दुर्बल लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं। 700 ईस्वी और 800 ईस्वी में क्षेत्रीय राज्यों का गठन कैसे हुआ? तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तर और दक्षिण भारत राजा की दुर्बलता का लाभ उठाकर जो शक्तिशाली शक्तियां थी वो स्वाधीन हो गई। राजा को देखा कि अरे राजा क्या है, तो दुर्बल है, और दुर्बलता का लाभ उठाकर ये जो शक्तिशाली व्यक्ति जो लोग थे वो सभी आज़ाद हो गए और अपने क्षेत्र में लगे अपना शासन शुरू कर। ये 700 से 800 के
800 में एक तरह से कहा जाए तो क्षेत्रीय राज्यों का ऐसा गठन हुआ, यानी कि जैसे देखे कि जो राजा है वो दुर्बल है, उसका लाभ उठा लिए कि वो लोग स्वतंत्र हो गए और अपना राजपाट शुरू कर दिया। सेन शासकों का जन्म स्थान कहाँ है और किस तरह से उन्होंने बंगाल में अपना शासन कायम किया? तो सेन शासकों का जो जन्म स्थान बताया गया है दक्षिण भारत का कर्नाटक क्षेत्र अर्थात मैसूर और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। केवट विद्रोह ने बंगाल में सेन शासक की स्थापना में मदद की। ना केवट विद्रोह होता और ना ही एक तरह से कहा जाए तो ना विद्रोह होता, ना ही एक तरह से कहा जाए तो बंगाल में सेन शासकों की स्थापना हो पाती। बंग नाम का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 33 अर्णयक में बंग नाम का पहली बार उल्लेख देखने को मिला। ये अर्थशास्त्र और रघुवंश के लेखक कौन है? ये खास क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो आपके कौटिल्य और वहीं रघुवंश के जो लेखक हैं वो कालिदास जी। सूबा बांग्ला किसे कहकर उल्लेखित किया गया है? तो मुगल काल के इतिहासकार यानी जब मुगलों का शासन था उस समय एक इतिहासकार थे जिनका नाम था अबुल फजल, और अबुल फजल का जो आईने अकबरी ग्रंथ में बंगाल अंचल को सूबा बंगाल कहकर संबोधित किया था। यानी क्या आईने अकबरी में ये अबुल फजल ने बंगाल को सूबा बंगाल कह के संबोधित किया था। सूबा का अर्थ होता है प्रदेश या राज्य। प्राचीन बंगाल का प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना, यानी बंगाल में कौन कौन से उस समय क्षेत्र थे प्राचीन समय में? पुंडवर्धन, वरेंद्र, बंग, बंगाल, राढ़, सह, गौड़, समतट, हरिकेल। आइए आगे देखते हैं। पुंडवर्धन की सीमाओं का उल्लेख करना है। प्राचीन बंगाल के क्षेत्र में अगर सबसे बृहत्तम क्षेत्र को देखा जाए तो पुंडवर्धन था। बंगाल में जो जितने भी एक तरह से क्षेत्र थे उन सभी में सबसे जो बड़ा क्षेत्र था उसका नाम था पुंडवर्धन। और इसी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो दिनाजपुर है, इसी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दिनाजपुर, बगुड़ा, राजशाही, पावना आदि सम्मिलित था। किसी समय यह श्रीहट्ट सिलेट में भी इसी में सम्मिलित है, यानी जो श्रीहट्ट सिलेट है वो भी इसी पुंडवर्धन में सम्मिलित है। यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो आपका है तो पश्चिम बंगाल का दिनाजपुर और बांग्लादेश का ये बगुड़ा, राजशाही या पावना या एक तरह से सिलेट, ये भी जो जगह है ये सभी कहाँ पर? तो पुंडवर्धन में एक समय हुआ करते थे। शशांक कौन था? तो शशांक गुप्त सम्राट का एक महान सामंत था। 606 से लेकर 607 ईस्वी में कुछ समय पहले वे गौड़ के शासक थे। यानी 606 और 607, मतलब 606 से लेकर 607 तक कुछ समय पहले वे गौड़ के शासक थे। और शशांक के शासन काल में गौड़ की शक्ति और बढ़ी और 637 से लेकर 38 में मरने के पहले तक शशांक गौड़ के स्वाधीन शासक है, यानी आजाद शासक, और उनकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। वेनसाग ने बंगाल का क्या विवरण लिखा था? वेनसाग ने लिखा है कि बंगाल के बारे में यह देश जनसंख्या बहुल क्षेत्र था, यानी कि मतलब कि बंगाल को एक देश से, मतलब कि उस समय प्रदेश के तौर पर, यानी कि एक अलग प्रांत होने के चलते उसको देश के तौर पर तुलना किए हैं। यहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध थे। कहाँ? तो बंगाल की। और यहाँ की जो भूमि थी ना, एक और चीज़, पोल साइंस यानी पॉलिटिकल के भाषा में किसी भी क्षेत्र को, जैसे बंगाल को, बंगाल एक हमारा राज्य है किंतु उसको देश के तौर पर तुलना किया जाता है, ठीक, पॉलिटिकल की भाषा में, क्योंकि पहले के समय में ऐसे ही एक तरह से पोल साइंस पे यूज़ किया जाता है, समझा कीजिए आप लोग। और यहाँ बताया जाता है कि, तो हम आपको बताएं कि वेनसाग ने लिखा था कि ये जो बंगाल देश है वह जनसंख्या बहुलक क्षेत्र है और यहाँ के लोग काफ़ी समृद्ध थे। यहाँ की जो भूमि थी वे नीची और आर्द्र थी, जिसमें नियमित खेती बाड़ी होती रहती थी, प्रचुर फल फूल मिलता था और जलवायु भी समशीतोष्ण, ना ठंडा, समशीतोष्ण, समान शीत और उष्ण था।
और यहाँ के लोगों का जो चरित्र न था बहुत अच्छा था, और वे लोग शिक्षा दीक्षा के समर्थक थे। कर्ण सुवर्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? कर्ण सुवर्ण एक महत्वपूर्ण वाणिज्य और प्रशासनिक केंद्र था। आसपास के गांवों के से यहाँ के नागरिकों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं आती थी। आसपास के गांवों से यहाँ के नागरिक यानी कर्ण सुवर्ण में जो लोग रहते थे, उनके आवश्यक जो भी आवश्यकता की चीजें थी वो अगल बगल से आता था। आसपास के गांवों से यहाँ के नागरिकों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं आती थी। शशांक के शासन काल से बहुत पहले संभवतः इसी क्षेत्र के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया का व्यापारिक संबंध हुआ करता था। गौड़तंत्र कहने से आप क्या समझते हैं? शशांक के शासन काल में गौड़ में जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे ही तो गौड़तंत्र कहा जाता है, और इस व्यवस्था में राज्य के लिए एक निर्दिष्ट शासन प्रणाली का निर्माण किया गया। गौड़ राज्य में केंद्रीय रूप से शासन का संचालन किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में मत्स्य न्याय का युग से आप क्या समझते हैं? तो बंगाल के शासक शशांक ने किसी अस्थायी राजवंश की स्थापना नहीं की थी। अस्थायी यानी फिक्स कोई राजवंश की स्थापना नहीं की थी। परिणाम स्वरूप क्या, उनकी मृत्यु के पश्चात ना गौड़ की शक्ति नष्ट हो गई। यानी कोई फिक्स रहता, उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी होता तो कितना मजा आता। यानी गौड़ वंश मतलब कि और इनका जो वंश है वो आगे बढ़ता जाता। पर इसके पश्चात कई शासकों ने बारी बारी से बंगाल पर शासन किया, उनका उत्तराधिकारी तो कोई मिला नहीं। और बंगाल के इतिहास में इस विसंखलित समय को ही मत्स्य न्याय कहा गया। जैसे ही शशांक की मृत्यु हुई, यानी कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई अस्थायी सरकार मतलब नहीं है, राजवंश नहीं है, जिसके चलते जो जिसका मतलब बारी बारी से सभी ने राज किया। और इसी व्यवस्था को हम लोग मत्स्य न्याय का युग कहा जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में जो शक्तिशाली लोग थे वो कमजोर लोग को समाप्त कर देते थे, जिसके कारण अशांति फैल गई। पाल वंश का परिचय दीजिए। पाल शासकों का जन्म स्थल संभवतः बरेंद्र माना गया था, और पाल वंश के प्रतिस्थापक यानी कि जो संस्थापक थे गोपाल थे। और गोपाल ने बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों को अपने शासन के प्रभाव में लाए। केवट कौन लोग थे? आदि मध्य युग में बंगाल के उत्तरी हिस्सा में केवट लोगों का काफी प्रभाव था। केवट लोग संभवतः केवट यानी मछुआरे थे। मछुआरे लोगों को ही केवट कहा जाता है। चोल राज्य की प्रतिष्ठा के विषय में क्या जानते हो? आदि मध्य युग में दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार हुआ। यहाँ चोल काफी शक्तिशाली हो गए थे। कावेरी तथा उनकी शाखा नदियों तथा द्वीपों को केंद्रित कर चोल राज्य का गठन हुआ, और वहाँ के शासक मुट्रोबाई को हटाकर विजयालय ने चोल राज्य की एक तरह से स्थापना की। निपुण वाहिनी का क्या उपयोगिता थी? तो राजा प्रथम राजेंद्र प्रथम दोनों चोल शासकों ने निपुण वाहिनी का गठन किया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारतीय वाणिज्य को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चोल शासकों के लिए संभव हो सका। बंग और गौड़ से आप क्या समझते हो? तो मध्य युग के समय प्राचीन बंगाल को गौड़ और पूर्वी बंगाल को बंग के नाम से जाना जाता। मध्य युग के समय जो पश्चिम बंगाल था उसको गौड़ बोला जाता था, और जो पूर्वी बंगाल उसको बंग के नाम से जाना जाता। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी एक हिंदी भाषा एक चैनल प्राप्त हो और वो भी इससे शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक, और साथ ही साथ आपको अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे चैनल पर कोई भी चाहे एग्जाम से संबंधित पेपर हो या एक तरह से कहा जाए तो आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो हो, वो जब भी छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले उसकी जानकारी पहुंच सके।
और आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।